हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है इमाम हुसैन को और उनके 72 साथियों को, जिन्होंने मैदान करबला में स्टेट के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ एक जंग लड़ी। उस जंग में मोर्चा चाहे यजीद जीत गया हो, लेकिन वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। अब कुछ आजकल के यजीद हैं जो मोर्चा भी नहीं जीत पाते। जब तक दुनिया रहेगी, इनजस्टिस के खिलाफ, स्टेट वायलेंस के खिलाफ, स्टेट एक्सेसेस के खिलाफ जो राइटियस ग्रुप होगा, इंस्पिरेशन देता रहेगा इमाम हुसैन के चंद साथियों का जज्बा, जो 20-22 हजार की फौज के खिलाफ खड़ा था। तालिबान को लेकर पूरे विश्व में चर्चा है। बहुत से टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि ये बताइए कि ये जो तालिबान कह रहे हैं कि वो औरतों को सारे हुकूक देंगे विद इन शरिया, ये शरिया क्या है? मैं समझता हूं कि उन सारे चैनल्स के व्यूअर से कहीं ज्यादा हक लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के मेरे इस्टीम्ड और वैल्यूएबल व्यूअर्स का है कि सबसे पहले अगर मैं किसी को समझाऊं शरिया क्या है, तो वो मेरे चैनल के मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। देखिए, मैंने बार बार कहा है, मुझे थियोलॉजी नहीं आती, मैं इस्लाम का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मेरी फील्ड लॉ है, मेरा इंटरेस्ट लॉ में है। हर वो चीज जिससे लॉ इफेक्ट होता हो, जिससे लॉ बनता हो, लॉ बिगड़ता हो, लीगल रैशनल जमीन पर ढहता हो, वो मेरा कंसर्न है। लोग कहते हैं शरिया लॉ, क्या ये मिसनोमर है? क्या शरिया और लॉ में फर्क है? ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मेरे हिसाब से इंडिया के बड़े बड़े उलेमा और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, जिन्होंने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 बनाया, उनको भी शायद वो डिस्टिंक्शन शरिया और लॉ के बीच उस क्लैरिटी से नहीं आया जैसे आना चाहिए। अब क्योंकि मुझे बात लॉ की ही करनी है, तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि एक लीगल सिस्टम जो है उसको कब कहते हैं कि वो एक सिस्टम है। देखिए, सिस्टम जो है वो इंटरलिंक्ड होता है, इंटरलॉक्ड होता है। सिस्टम वो होता है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई टकराव ना हो। सिस्टम में एक यूनिटी होती है, ये यूनिटी हिरार्कियल होती है। वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का बहुत बड़ा जूरिस्ट है किल्सन। उसने लीगल सिस्टम को बताया कि ये एक नॉर्म्स हैं जो पिरामिड की तरह इस तरह अरेंज्ड हैं कि एक लोअर नॉर्म एक हायर नॉर्म से अपनी वैलिडिटी ड्रॉ करता, और फिर उसके बाद में ग्रैंड नॉर्म है जिससे सारे नॉर्म्स अपनी वैलिडिटी ड्रॉ करते हैं। हर सिस्टम जो लॉ का है उसमें एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना है तो उसके रूल्स होने चाहिए।
रूल्स ये होंगे सिस्टम के कि कोई एक नॉर्म होगा जो सुप्रीम नॉर्म होगा, जिससे वैलिडिटी ड्रॉ करेंगे लोअर नॉर्म्स। बहुत से लोग कह देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रैंड नॉर्म है। वो टेक्निकली सही नहीं है बात, लेकिन यह बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का जो होगा वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होगा। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, तो बहुत सी चीजों पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट होता है। राइट टू प्राइवेसी संविधान में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइलेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। अगर कहीं पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड होना है किसी सिस्टम में, तो फिर प्रोसीजर भी होने चाहिए। प्रोसीजरल फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस प्रोसीजर को डाइल्यूट किया और आज हम उसके बुरे नतायज देख रहे हैं। अगर लीगल सिस्टम है तो उस लीगल सिस्टम में रूल्स को कैसे ड्राइव किया जाता है, रूल्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी होगा। हर लीगल सिस्टम में कुछ सोर्सेज ऑफ लॉ होंगे, एक हिरार्की ऑफ कोर्ट्स होगी, लोअर कोर्ट होगी, हायर कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होंगे, एक प्रोसीजर होगी। क्रिमिनल लॉ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, कहेगा कि किसी को भी कंडेम ना किया जाए विदाउट नोटिस, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। इस्लामिक लीगल सिस्टम की अब बात करनी है, तो उस इस्लामिक लीगल सिस्टम की बात करने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि इस्लामिक लॉ ने कंप्लीट ब्रेक जो दुनिया के एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम्स थे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ, वो नहीं किया। इनफैक्ट अगर प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कि आप अर्ली लाइफ देखेंगे तो वो मैसेज लार्जली मोनोथीज्म पे बेस था, एक गॉड के कंसेप्ट पे बेस था। जो लॉ से रिलेटेड चीजें आएंगी वो तो जब माइग्रेशन होगा, हिजरत होगी मक्के से मदीने, उसके भी 4-5 साल हो जाएंगे, एक कोई स्टेट वजूद में आने लगेगी, तब लॉ की बात शुरू होगी। और कुरान जो है उसमें लॉ का जिक्र बहुत कम होगा। कुछ कहेंगे 200 वर्सेस हैं, कुछ कहेंगे 500 वर्सेस हैं, लेकिन लॉ उसका मेन सब्जेक्ट नहीं है। इस्लाम का मीनिंग है पीस, सबमिशन। इस्लाम एक रेवोल्यूशन लाया और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई क्योंकि उसने कंटिन्यूटी की, अर्लियर रिलीजियस ट्रेडिशंस को निगेट नहीं किया, वैलिडेट कर दिया। रोजे रखने का, फास्टिंग का हुक्म आ रहा है तो कुरान कह रहा है कि ये तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे। हर रिलीजन में फास्टिंग का कंसेप्ट वैलिडेट कर दिया उन रिलीजियस ट्रेडिशंस को जिससे अरब फेमिलियर थे, जुडाइज्म को और क्रिश्चियनिटी को। हेनरी मेन बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, कहते हैं कि सोसाइटीज मूव फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूडल सोसाइटीज होंगी उनमें हर चीज स्टेटस बेस्ड होगी, बाय बर्थ होगी। कास्ट सिस्टम है हमारी इंडियन सोसाइटी का, स्टेटस बेस्ड। इस्लामिक लीगल सिस्टम की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यह थी कि यह स्टेटस बेस्ड नहीं था,
बल्कि वो जो सोसाइटी की प्रोग्रेस दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। मैरिज होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी दो इंडिविजुअल्स की फ्री कंसेंट से। अगर तालिबान को शरिया और इस्लाम में ही यकीन है तो फिर फोर्स्ड मैरिजेस नहीं हो सकती। वो मैरिज जिसमें बीवी की फ्री कंसेंट ना हो, इस्लाम के हिसाब से वो एक इनवैलिड और वॉइड मैरिज होगी। जबरदस्ती औरतों से सिर्फ निकाह कर लेने से वो मैरिज वैलिड नहीं हो सकती। रिलीजियस लॉ है, रिलीजियस रैशनैलिटी उसमें है, जो बहुत से पॉइंट्स पर मॉडर्न रैशनैलिटी से मैच नहीं खाती। बहुत सी अरब कस्टम्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, उनको रिपील नहीं किया गया, वो लॉ का हिस्सा बन गए। इस्लामिक लॉ पर रोमन लॉ का, क्योंकि रोमन एम्पायर से ट्रेड रिलेशंस थे, इन्फ्लुएंस बिल्कुल साफ विजिबल है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तो खुद ट्रेडर थे, ट्रेवल करके सीरिया तक जा चुके हैं। उनको अंदाजा था डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में किस किस तरह के प्रावधान हैं। इस्लामिक लॉ एक पब्लिक लॉ नहीं है, स्टेट गिवन लॉ नहीं है, ये एक प्राइवेट लॉ है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, एक जूरिस्ट गिवन लॉ है, एक एक्सपर्ट गिवन लॉ है, जिसको आप इंडिया में कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, और जिसको तालिबान कह रहे हैं शरिया, वो किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। वो बेस्ड है एक्सपर्ट्स के, और वो एक्सपर्ट्स भी आएंगे कोई 200-300 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद के। दीन मुकम्मल हो जाएगा प्रॉफिट की लाइफ टाइम में, लेकिन फिक्र डेवलप होगा अगली 2-3-4 सेंचुरीज में। मेरे हिसाब से वो 10वीं सेंचुरी तक आके डेवलप होगा। जो सारे फीचर्स एक सिस्टम में आने चाहिए, वो सिस्टम्स आएंगे कोई 10th सेंचुरी में आकर। ये वो लीगल सिस्टम है जिसमें पुअर के लिए, ऑर्फन के लिए, वेमेन के लिए, गुलामों के लिए स्पेशल प्रावधान किए जा रहे हैं। आज इस शब्द शरिया के नाम से अगर अफगानिस्तान की औरतें भयभीत हैं और डर रही हैं, तो इसका मतलब ये वो शरिया नहीं है जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम लाए थे। ये अपने उसूलों से हट चुकी है। इसकी रिजिडिटी उस फ्लेक्सिबिलिटी से अलग है जो प्रोवाइड की गई थी। क्या लॉजिक था उस शरिया का? मिनिमम इंटरडिक्शन, कम से कम लॉ प्रोवाइड करा जाए, तभी कुरान जो है उसमें लॉ से रिलेटेड वर्सेस बहुत कम है। तौरा का मतलब है लॉ, 10 कमांडमेंट्स, लॉ है वो पूरा। दाऊ शैल नॉट डू दिस एंड दाऊ शैल नॉट डू दैट। अगर कम वर्सेस जो पैरामाउंट सोर्स है लॉ का, कुरान, उसमें आ रही हैं, इसका मतलब एक बहुत बड़ी फील्ड छोड़ी जा रही है इंसानों के लिए कि वो अपने रूल्स, अपने उसूल और अपने लॉ को खुद डेवलप करें। इंटरप्रेटिव फ्रीडम दी जा रही है, इंटरप्रिटेशन की आजादी दी जा रही है।
ऑब्जेक्ट क्या है शरिया का? मर्सी, रहमा, हर एक के लिए रहमत। अगर इस्लाम का गॉड रब्बुल आलमीन, तो इस्लाम का प्रॉफिट रहमतुल लिल आलमीन। हम किस तरह के रूल्स बना रहे हैं कि वो रहमत के बजाय जहमत और तकलीफ दे नजर आते। बेसिस क्या है शरिया का? दो हैं, वही रिविलेशन, डिविनिटी, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाए जो कुरान है, और दूसरा है अक्ल, ह्यूमन रीजन, ह्यूमन रैशनैलिटी। ये दो बेसिस हैं शरिया के, रिविलेशन और अक्ल। और फिर कहा जा रहा है कि अब करो रैशनल एंडेवर। रैशनल एंडेवर इंसान करेंगे, अक्ल से होगा। तो कहा जा रहा है कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, इजमा। यह सोर्स बन रहा है लॉ का, कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी। मारपीट से कंसेंसस बनती है, जबरदस्ती से कंसेंसस बनती है, ड्यूरेस और कंपल्जन से कंसेंसस बनती है, गिव और टेक से कंसेंसस बनती है, ब्रॉड माइंडेडनेस से कंसेंसस बनती है। कंसेंसस बनाएं एक्सपर्ट्स। और फिर कहा जा रहा है एक और ह्यूमन ट्रेट, एनालॉजिकल डिडक्शंस, कयास। ये सोर्सेस बता रहा हूं आपको इस्लामिक लॉ के, दो सोर्सेस तो डिविनिटी से रिलेटेड हैं। बुक ऑफ गॉड, जो कि वर्ड ऑफ गॉड है कुरान, और फिर सेइंग्स एंड द डूइंग्स ऑफ द प्रॉफिट, ट्रेडिशंस और हदीस। अब प्रॉफिट भी क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है तो उसकी अहमियत अलग हो गई। उसके बाद जितने सोर्सेज आ रहे हैं वो सब के सब नॉन डिवाइन हैं, ह्यूमन हैं। कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी ह्यूमन है, इजमा। एनालॉजिकल डिडक्शंस और कयास ह्यूमन है। तभी मैंने कहा लव जिहाद पे आप लॉ बनाएंगे। अरे लव में थोड़ी ना रैशनैलिटी होती है। जो कुछ बातें हम कह चुके थे गुजरात के लॉ के बारे में, वो कल गुजरात हाई कोर्ट ने कह दी और कई सेक्शंस पर इंटरिम स्टे लगा दिया। आपसे किसी अलग वीडियो में गुजरात के इस जजमेंट पे बात होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सीक्रेसी किस रैशनैलिटी पर बेस्ड है? कोविड वैक्सीन के दो प्राइसेस, सेंटर खरीदे तो इस प्राइस पर, स्टेट्स खरीदे तो इस प्राइस पर, प्राइवेट खरीदे तो इस प्राइसेस पे, इरैशनल था। बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने उसको विड्रॉ किया। अब आ जाइए वो सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए आज मैं ये बात कर रहा हूं। शरिया अलग है और फिक्ह अलग है। शरिया अलग है और कानून अलग है। और मेरा इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया बार बार, मैं बहुत अदना सा, छोटा सा लॉ का स्टूडेंट हूं, शरिया का स्टूडेंट नहीं हूं। तो जब दो सोर्सेज हो गए, एक वही और एक ह्यूमन रीजन और अक्ल, तो फिर डुअल आइडेंटिटी हो गई इस्लामिक लॉ की
और दो लफ्ज बन गए उससे। एक बन गया शरिया और एक बन गया फिक्र। शरिया जो है उसकी बहुत क्लोज और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वही से, रिविलेशन से। और फिक्र जो है वो प्रोडक्ट है ह्यूमन रीजन की। शरिया का मीनिंग है लिटरली द राइट पाथ और गाइड। फिक्र का मीनिंग है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। शरिया डिविनिटी की तरफ टिल्टेड है, फिक्र ह्यूमन रीजन की तरफ टिल्टेड है। फिक्र है रैशनल एंडेवर प्राइमरली बेस्ड ऑन स्पेकुलेटिव रीजनिंग। जब लॉ की बात हो रही है तो शरिया की नहीं हो रही, फिक्र की हो रही। फिक्र ह्यूमन है। यकीनन इस फिक्र को बनाने में जो कुरान और हदीस के सोर्सेज हैं उनसे गाइडेंस ली जाती है, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, यकीनन। लेकिन इसके बाकी जो सोर्सेज हैं वो इंसानी अक्ल पर बेस्ड हैं। जब बात हो रही है ज्यूरिस्टिक रीजनिंग, कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, ये ह्यूमन है। कयास की बात हो रही है, एनालॉजिकल डिडक्शंस, ये ह्यूमन है। इज्तिहाद ह्यूमन है। ज्यूरिस्टिक रीजनिंग, ये ज्यूरिस्टिक रीजनिंग कई तरह की हो सकती। अगर एनालॉजिकल डिडक्शन किया आपने तो यह कयास कहलाती है। अगर ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस किया आपने तो यह इस्तेहसन कहलाती। पब्लिक इंटरेस्ट को अगर आपने अकाउंट फॉर किया तो यह इस्तिस्लाह कहलाती। और कंसेंसस अगर हो गई तो यह इजमा कहलाती। और फिर उर्फ, कस्टम, बहुत बड़ा सोर्स है इस्लामिक लॉ का और इस्लामिक फिक्र का। कस्टम क्या है? पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कस्टम डिवाइन नहीं होती। अक्सर हम कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लॉ को खराब करते हैं। फिर राय, अर्ली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट आप देखेंगे तो इंडिविजुअल राय, इंडिविजुअल ओपिनियन, फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं 7th 8th सेंचुरी में, उनका रेफरेंस आता है। और उसमें वर्ड सुन्ना का भी इस्तेमाल होता है। वो कहेंगे कि प्रॉफिट की सुन्ना यह है और उमर की सुन्ना यह है और मेरी सुन्ना यह है। यह तो बहुत बात का डेवलपमेंट है। जब यह कंफ्यूजन बहुत हो गया तो यह कहा गया कि वर्ड सुन्ना अब इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ प्रॉफिट्स ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया। इज्तिहाद, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम खुद कह रहे हैं इट इज मेरिटोरियस फॉर अ जज टू मेक एन इज्तिहाद इवन इफ रॉन्ग। इंटरप्रिटेशन है इज्तिहाद, चाहे गलत ही हो लेकिन यह बेटर है कि इज्तिहाद किया जाए। इज्तिहाद एक एक्सरसाइज है अपने रीजन को लगाकर एक रूल को डिड्यूस करने।
जब कोई लीगल सिस्टम डेवलप होता है, जब इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होते हैं, तो स्कूल्स बन जाते। इख्तिलाफ, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तो ये भी कह चुके हैं कि ये इख्तिलाफ उनकी कम्युनिटी में और उम्मा में जो है, ये भी ब्लेसिंग है। कोई यहां पे हाथ रख के नमाज पढ़ रहा है, कोई यहां पे हाथ रख के पढ़ रहा है, कोई यहां पढ़ रहा है, कोई ऐसे हाथ रख के पढ़ रहा है, ब्लेसिंग है। जिस जिस तरह से प्रॉफिट ने जब जब नमाज पढ़ी होगी, उसको कोई ना कोई ग्रुप फॉलो कर रहा। इस्लामिक लॉ का क्लेम यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, कोई यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉ की बात नहीं है। तभी तो इंडिविजुअल इज्तिहाद भी परमिट किया जा रहा है। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होता। पिछले केस में ऐसा हुआ तो इस केस में भी ऐसा होगा, नहीं, इंडिविजुअल जस्टिस किया जाएगा। हर केस को देखा जाएगा कि इस केस में क्या होना चाहिए। वेस्टर्न और कॉमन लॉ सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है रिजिडिटी। वो रिजिडिटी आई है प्रेसिडेंट से। फर्क बता देता हूं आपको, इंग्लिश कॉमन लॉ जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं और इस्लामिक लॉ में और फिक्ह में जो डिफरेंस है उसे समझ लीजिए। कॉमन लॉ ट्रेडिशन में लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको इंटरप्रेट करते हैं। यानी पहले लॉ बनता है और फिर इंटरप्रिटेशन आता है। इस्लामिक लॉ में सोर्सेज इंटरप्रेट किए जाते हैं, इंटरप्रिटेशन पहले आता है, लॉ बाद में आता है। लॉ एंड प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है। मालूम है मुझे कि यह जरा ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, लेकिन अब आप कोई 300-400 वीडियो देख चुके हैं तो मैं समझता हूं कि अब आपकी जूरिस्प्रूडेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम उस प्लेन पे जा सकते हैं जिस पे हम लॉ की थ्योरी को समझें। जब मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, तो आप समझिए कि एक जो मुस्लिम है इस्लामिक स्टेट में, उसके ऊपर यह लॉ पूरी तरह लागू और बाइंडिंग है। अगर एक मुस्लिम है एक एनिमी टेरिटरी में, तो उसके लिए यह स्लाइटली बाइंडिंग है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम लगा दी जाएंगी। ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मामले में भी जब आप एग्जेम्पशंस चाहते हैं तो आप कह देते हैं कि साहब ये तो दारुल इस्लाम नहीं है। एक इस्लामिक स्टेट में अगर नॉन मुस्लिम रह रहा है तो उसके ऊपर बहुत लिमिटेड रूल्स लगेंगे, सो मच सो कि वो आर्मी सर्विस से भी एग्जेम्प्ट है। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो। एक नॉन मुस्लिम हूं मैं उस आइडियोलॉजिकल स्टेट में यकीन नहीं करता, तो मैं उसकी आर्मी में उसे डिफेंड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बाउंड नहीं। आज की बात मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि बेसिकली एक चॉइस है इस्लामिक फिक्ह में भी, इख्तियार है। एक जूरिस्ट का एक ओपिनियन है, दूसरे जूरिस्ट का दूसरा ओपिनियन है। अगर स्टेट चाहे तो वो दूसरा लिबरल ओपिनियन ले सकते। कुरान में वर्स आई कि तुम 2, 3 और 4 शादियां कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू डू जस्टिस अमंग्स देम। यह भी कह दिया गया कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जस्टिस नहीं कर सकते।
एक मुस्लिम कंट्री जिसने रिफॉर्म्स किए, उसने यह पोजीशन ली कि प्रॉफिट के अलावा कोई जस्टिस नहीं कर सकता, और कहा कि मोनोगमी जो है वही रूल होगा। एक ही शादी अपने लॉ में अलाउ की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री, क्योंकि एक सिस्टम है और स्कूल्स हैं, तो एक ही तरह के लॉ नहीं है। ये पर्सनल स्कूल्स हैं, पर्सनल ओपिनियंस हैं। लेकिन आप इनमें से ज्यादातर में पाएंगे कि रूल ऑफ लॉ की ट्रेडिशन, एक लॉ जबरदस्ती लोगों पे थोपना, क्या इस्लामिक लॉ का उसूल है? अगर आप कुरान को पढ़ेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि ये वाली वर्सेस अब आनी शुरू होंगी 5वीं हिजरी में, 625, और उसके बाद आएंगी ये वर्सेस, जब एक छोटी सी स्टेट मदीने में इमर्ज होने लगी है। लास्ट 5 years ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ। इसमें कहा जा रहा है ज्यूस के पास अपने स्क्रिप्चर्स हैं, अपनी होली बुक है, क्रिश्चियंस के पास अपनी होली बुक है। तो फिर ये ज्यूस प्रॉफिट के पास अपने फैसले कराने क्यों आते हैं? अब देखिए जरा, ये मैं आपको पढ़ रहा हूं, चैप्टर 5 है, वर्स 43 है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये क्यों आते हैं आपके पास, जबकि इनके पास तो खुद किताब है। इनके ऊपर जो किताब है इनको दी गई है तौरा, उसमें गाइडेंस है और लाइट है। और मैं आपको बता चुका हूं कि तौरा का मतलब तो लॉ है। फिर इसके बाद वाली वर्सेस में क्रिश्चियंस का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तो क्राइस्ट को भेजा है कंफर्म करने के लिए प्रॉफिटहुड ऑफ मोसेस, हजरत मूसा के पैगंबर होने को कंफर्म करने के लिए हजरत ईसा को भेजा गया है, ताकि वो रीअसर्ट कर दे गाइडेंस एंड एडवाइस जो तौरा में दी हुई। वर्स 47 में चैप्टर 5 में कहा जा रहा है, so let the people of gospel judge by that what God had revealed therein, for he who judges not by that which God revealed is a sinner, गुनाह है। जो यहूदियों के लिए रिवील किया गया उसके बेसिस पे यहूदियों के फैसले हों, जो ईसाइयों के लिए रिवील किया गया उसके बेसिस पे ईसाइयों के फैसले हों। ये लीगल प्लूरलिज्म नहीं तो क्या है? और फिर मुसलमानों को एड्रेस किया गया वर्स 48 में, वी हैव रिवील्ड अनटू यू द बुक, होली कुरान की बात हो रही है, विद द ट्रुथ कंफर्मिंग वॉट एवर स्क्रिप्चर वॉज बिफोर इट, सो जज बिटवीन देम by what God has revealed, for we have made for each of you a law and a normative way to follow. If God had willed, he would have made all of you one community. ईश्वर अगर चाहता, गॉड अगर चाहता, अल्लाह ताला अगर चाहता तो वो सबको एक ही कौम बना देता, लेकिन उसने उनके लिए अलग लॉ, उनके लिए अलग लॉ, तुम्हारे लिए अलग लॉ बनाया, तो उस लॉ के हिसाब से जज। मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट है बहुत बड़ा कुरान से लीगल प्लूरलिज्म के लिए। कोई लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर करेगा तो वो कहेगा कि साहब इन स्क्रिप्चर्स का मतलब सिर्फ बाइबल और तौरा है। कोई अगर लिबरल इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो कहेगा कोई भी डिवाइन बुक अगर किसी ग्रुप के पास है और वो ग्रुप उस बुक से गवर्न होना चाहता है तो उसको राइट है कि वो उस बुक से गवर्न। ब्रॉडली समझने की बात कंक्लूजन में यह है कि इस्लामिक लॉ का ऑब्जेक्ट मर्सी और रहमत होना चाहिए। गरीबों को
ऑर्फन्स को, विमेन को राइट्स गारंटी होने चाहिए। इस्लाम से पहले औरतें खुद प्रॉपर्टी थी, उनको प्रॉपर्टी में राइट दे दिया गया। उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कोई लाइफ स्टेट नहीं है जैसे अंग्रेजों ने भारत में की थी। फुल एब्सोल्यूट ओनरशिप है जिस पर हस्बैंड का कोई राइट नहीं। शादी करने में उनकी कंसेंट चाहिए, उनके फादर की कंसेंट नहीं चाहिए। वो कोई कमोडिटी नहीं है जिसको दान में दिया जाए। वो एक इंडिविजुअल है जो अपने फैसले खुद करे। इनहेरिटेंस का लॉ प्रोवाइड किया गया, तो उस लॉ में कुरानिक एयर्स में मैसिव मेजॉरिटी वेमेन की है। अब ठीक है कि प्री इस्लामिक अरबिया की बहुत सी कस्टम्स आ गई, उनको स्पेसिफिकली रिपील नहीं किया गया। एक एग्जाम्पल देके आज का वीडियो क्लोज करूंगा। कसम, अगर किसी आदमी की लाश जिसको मार दिया गया किसी के मोहल्ले में मिले, किसी की सिटी में मिले, विलेज में मिले, और अब ये लोग क्रिमिनल लायबिलिटी से बचना चाहें, तो प्री इस्लामिक अरबिया का ये रूल था कि 50 लोग वहां से कसम खाएं कि हमने नहीं मारा, हम नहीं जानते किसने मारा, तो उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन सिविल लायबिलिटी रहेगी। कंपनसेशन खूब बहा मरने वाले के जो नेक्स्ट फैमिली का आदमी होगा उसको अब भी देना पड़ेगा। ये प्री इस्लामिक अरबिया का रूल था, इसको स्पेसिफिकली रिपील नहीं किया गया, ये बच गया। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, चॉइस ऑफ द पार्टीज, इक्वालिटी ऑफ द पार्टीज, ये सारे उसूल इस्लामिक लॉ में डिफरेंट लॉज से आए। मैं समझता हूं कि कोई भी जो लीगल सिस्टम है वो स्टैटिक नहीं हो सकता, समाज बदलता है, तो कानून में भी बदलाव का प्रोविजन होना चाहिए। इज्तिहाद के जरिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई जिसमें आप इस्लामिक लॉ को कंपैटिबल बना सकते हैं चेंजिंग टाइम से। विश्व के कितने देशों ने वो रिफॉर्म्स किए, कोडिफिकेशन किया, प्रोग्रेसिव कोर्ट्स बनाई, और वो सारे लॉज को वो भी शरिया कहते हैं। मेरे हिसाब से शरिया डिविनिटी से रिलेटेड है और फिक्ह इंसानों से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंसानों की रिलेशनशिप्स को गवर्न करती। शादी दो इंसानों में होती है, डिवोर्स दो इंसानों में होती है, प्रॉपर्टी इंसानों में बंटती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज इंसानों में होता है। इसलिए लार्जली जो इस्लामिक लॉ है उसका बहुत बड़ा कंटेंट ज्यूरिस्टिक ओपिनियंस पर बेस्ड है, और इन ज्यूरिस्ट पर कोई वही नहीं आती थी क्योंकि वही का सिलसिला तो खत्म हो चुका था। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और किसी भी लीगल सिस्टम को और रूल को बिना समझे ना उसकी तारीफ करें ना क्रिटिसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।